प्रिय व्यूवर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कोई भी ज़मीन अगर आप खरीदने जा रहे हों और भविष्य में खरीदने वाले हों तो किस किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और साथ ही ये किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि जो आप लैंड लेने जा रहे हैं इसमें किसी भी तरह का भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और कभी भी आपको इस बात की संतुष्टि मिले कि जो मैंने लैंड लिया है वह सही लैंड लिया है और स्वयं ही इसका परीक्षण कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि आपको इस तरह का समझ विकसित हो कि पूरी तरीके से आप स्वयं ही इस बात को जान पाएँ कि ये लैंड सही है या नहीं है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद से आपको पूर्णतः यह अनुभव प्राप्त हो पाएगा कि लैंड कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए और किस किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी तरह की कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हों तो सबसे पहले विक्रेता से आप उसके अधिकार अभिलेख की मांग कीजिए, यानी खतियान या खतौनी की मांग कीजिए। खतियान और खतौनी की मांग हो जाने के बाद जब आपको प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि उसका खाता संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है, उसका रकबा क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है और ज़मीन की नवैयत क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि वह लैंड किस मजरे में है, किस खाते के अंतर्गत है, कौन सा प्लॉट है, उसके चौहद्दी पर कौन कौन से लोग बसे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि वह ज़मीन गैर सरकारी है या नहीं है। ज़मीन खरीदने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ज़मीन की नवैयत क्या है। ज़मीन की नवैयत आपको खतियान से ही पता चल पाएगा और आप ये जान पाएंगे कि वह ज़मीन गैर सरकारी है या नहीं है। कभी भी ज़मीन आप रैयती खरीदिए, यानी भूमिधरी वाली खरीदिए। ऐसी भूमि खरीदने से आप परहेज कीजिए, जैसे बास्किट पर्चा वाला हो या पट्टे की भूमि हो या किसी अन्य तरह की भूमि हो, बकास्त भूमि हो। इस तरह की भूमि खरीदने से आप परहेज कीजिए। हालांकि कई जगह ऐसी भूमियों को क्रय और विक्रय की अनुमति है, परंतु यह एक अपवाद स्वरूप है। तो आप ऐसी भूमियों को खरीदने से परहेज करें। आप उन भूमियों को ही खरीदें जो रैयती हो और साथ साथ वह भूमि क्रय और विक्रय की जाती हो, उसमें किसी तरह का कोई म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज में कोई दिक्कत ना होता हो। दूसरा डिमांड आप ये करें कि आप करंट का लगान रसीद मुझे दीजिए। करंट के लगान रसीद से यह पता आपको स्पष्ट रूप से चल पाएगा कि यह जो भूमि है वह किसके नाम से जमाबंदी कायम है या यह भूमि किसके नाम से रसीद कटती है। अद्यतन रसीद आप उनसे मांग कीजिए। अद्यतन रसीद से यह आपको क्लियर हो जाएगा कि यह भूमि सरकार के द्वारा बंदोबस्त है और इस पर लगान वर्तमान समय में कट रहा है और अमुक व्यक्ति के नाम से कट रहा है। तो ये आप लगान रसीद की उनसे मांग कीजिए। साथ ही आप संबंधित व्यक्ति की वंशावली भी पता कीजिए। हालांकि विक्रेता से ही ये मांग कीजिए कि आप हमें वंशावली दे दीजिए, लेकिन अगर वह वंशावली देने में असमर्थ होते हैं तो संबंधित गांव के व्यक्ति से उनकी वंशावली को जानने का प्रयास कीजिए। तब तक जानने का प्रयास कीजिए जब तक कि आपको स्पष्ट ये पता नहीं चल पाता है कि जो खतियान में जो जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति से लेकर के इनसे किस तरह का वंश वृक्ष में संबंध है। यानी जो खतियान में व्यक्ति हैं उनके पुत्र कौन थे, फिर उनके पुत्र कौन थे और इस तरीके से इनका कितना हिस्सा उस वंश वृक्ष के हिसाब से आ पाएगा, ये आप जान पाएंगे। जैसे कि माना कि किसी व्यक्ति के पास 10 डिसमिल ज़मीन है खतियान में और उनके 2 पुत्र थे तो 5-5 डिसमिल हुए। फिर इनके 2-2 पुत्र थे तो उनको 2.5-2.5 डिसमिल हुए। तो इस तरीके से आप ये जान पाएंगे कि विक्रेता कितना लैंड होल्ड करता है, यानी विक्रेता के पास कितना लैंड है जिसको वो बेच सकता है। यह आपको वंश वृक्ष यानी वंशावली से ही पता चल पाएगा। तो आप उनसे वंशावली की मांग कीजिए। अगर वंशावली देने में असमर्थ होते हैं, आप खुद ही गांव के कुछ लोगों तथा मुखिया एवं अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करके उनके परिवार के वंशावली के बारे में अवगत हों और जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी इकट्ठा हो जाने के बाद से ये पता चल पाएगा कि खतियान में उल्लेखित नाम के बाद जो विक्रेता हैं उनका इस प्लाट में कितना हिस्सा है। अगर आपको ये मालूम चल पाएगा कि इनका इतना हिस्सा है तो इससे आपको ये सुविधा होगी कि इससे कम या इसके बराबर ही हमको इनसे भूमि खरीदनी है। इससे अधिक की भूमि बेचने का दावा वह नहीं कर सकते हैं और न ही यह वैध होगा।
उसके बाद संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड भी मांग कीजिए। आधार कार्ड से उस व्यक्ति का नाम और पता आसानी से आप जान पाएंगे, जो फोटो सहित होगा, और इससे आप उनकी पहचान सुनिश्चित हो पाएगी। अब जब आपको खतियान, लगान रसीद और आधार कार्ड वंशावली प्राप्त हो गई, इसके बाद आप संबंधित प्लाट पर पहुँचें और उस संबंधित प्लाट पर ये देखें कि मौके पर वह खाली है या नहीं है। जितनी भूमि आप खरीदना चाहते हैं उतनी भूमि मौके पर खाली है या नहीं है। इसके बाद आप भूचित्र के माध्यम से, भूचित्र आप आसानी से आप DLRS की वेबसाइट पर जा कर के आप जान सकते हैं कि उस गांव का भूचित्र कैसा है, और उस भूचित्र में आप ये देखें कि संबंधित प्लाट के चौहद्दी क्या हैं, और उन चौहद्दी के लोगों से भी संपर्क स्थापित करने का आप प्रयास करें और जानने का प्रयास करें कि इसमें किसी तरह का कोई विवाद तो इस भूमि में नहीं है। तो आपको ये 1-2 बार संपर्क स्थापित करने के बाद से ये आसानी से पता चल पाएगा। और साथ ही अगर भूमि मौके पर अगर कृषि कार्य की जाती हो और लगातार ही फर्टाइल हो, तो भी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें किसी तरह की भूमि विवाद नहीं है। अगर वह प्रति लैंड है तो आप शक करें और पुनः जांच करने का लगातार आप प्रयास करें कई चरणों पर। जो चरण हमने बताए हैं उस पर गंभीरता से आप जांच करें। इसके बाद जो खतियान और लगान रसीद जो विक्रेता के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया है, इसकी खुद ही परीक्षण करने के लिए बिहार भूमि की साइट पर आप जाइए और बिहार भूमि की साइट को ओपन करके आप आसानी से जमाबंदी पंजी देखे में जाएं और प्लाट नंबर दर्ज करें। प्लाट नंबर दर्ज करने के बाद से आपको स्पष्ट ये हो पाएगा कि किसके नाम से जमाबंदी किसके नाम से है, और अगर जमाबंदी में किसी तरह का उसमें विक्रय हुआ होगा और दाखिल खारिज पूर्व में हुआ होगा, उसका भी विवरण उसमें उल्लिखित हुआ मिलेगा। तो इससे आप जान पाएंगे कि कितने लोगों ने इसके पूर्व दाखिल खारिज करा लिया है और कितने लोगों को इन्होंने खरीद और विक्रय किया है। इससे आपको स्पष्ट हो पाएगा और साथ ही इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो पाएगा कि जो उन्होंने हमें प्रमाण दिया है वह सत्य है या नहीं है। कभी कभी कुछ अंचल की जो ज़मीनें हैं वह ऑनलाइन शो नहीं करती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अंचल कार्यालय भी जाना पड़ेगा और अंचल कार्यालय में कर्मचारी से संपर्क करके आप जो उनके द्वारा जो खतियान आपको प्रोवाइड कराया गया है उसको लेकर के आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर्मचारी से कर लें, ताकि यह स्पष्ट हो पाए कि इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है। साथ ही बिहार भूमि की जानकारी की एडवांस सर्च वाले ऑप्शन में आप जाएं और ये चेक करें उस संबंधित सारे एंट्री को दर्ज करने के बाद से, यानी डिस्ट्रिक्ट और संबंधित गांव का चयन करके आप ये उसमें प्लाट नंबर भी दर्ज करें। प्लाट नंबर दर्ज करने के बाद से सर्च कर दें तो आपको ये पता चल पाएगा कि अभी करंट में कौन कौन से लोग इसमें खरीद बिक्री किए हैं। तो इससे आपको ये पता चल पाएगा कि इस प्लाट में कोई खरीद बिक्री हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई खरीद बिक्री नहीं हुआ होगा तो रिजल्ट 0 शो करेगा। अगर कोई खरीद बिक्री करंट में हुआ होगा तो उसको वह बताएगा कि कौन व्यक्ति उसमें से बेचा है, कौन व्यक्ति नहीं बेचा है। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो पाएगा। दोस्तों, ये खतियान आधारित जो भूमि थी उसको बेचने को लेकर के आपको इस तरह का जांच करना है। लेकिन मानते हैं कि कोई व्यक्ति स्व अर्जित किया हो, यानी केवाला के द्वारा उसकी भूमि अर्जित हुई हो और उसने दाखिल खारिज करा रखा हो, तो उससे आपको फिर केवाला की ओरिजिनल कॉपी मांग करके देख लेनी है। ओरिजिनल कॉपी मांगने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह व्यक्ति उस लैंड पर किसी तरह का कोई ऋण नहीं लिया है, क्योंकि बैंक तभी आपको ऋण देती है जब आप केवाला की ओरिजिनल कॉपी आप जमा करते हैं। यानी केवाला की ओरिजिनल कॉपी उनसे आप मांगिए और मांगने के बाद से प्रतिलिपि नहीं, ओरिजिनल कॉपी मांग करके देखिए, और दाखिल खारिज अगर वो करा लिए हों तो करेक्शन स्लिप जो जनरेट हुआ हो अंचल कार्यालय से वह आप उनसे मांग कीजिए, और करंट की लगान रसीद भी उनसे मांग कीजिए। इन सारे डॉक्यूमेंट की जांच आप स्वयं बिहार भूमि की साइट पर जाकर करें, और जैसा मैंने पूर्व के खतियान की भूमि खरीद बिक्री को लेकर के जो मैंने बताया वैसा ही इसका भी आप जांच करें। मौका की भी जांच करें, मौका पर जाकर के आप देखें कि लैंड खाली है या नहीं है। ये अगर सारी परिस्थितियाँ ट्रू होती हैं तो आप निश्चित रूप से वह भूमि आप खरीद सकते हैं। साथ ही प्रयास ये करें कि भूमि खरीदने से पहले आप मौके पर एक बार किसी तरह का कोई बाउंड्री या मिट्टी गिरा करके, ईंट गिरा करके आप
यह समझने का प्रयास करें कि अगल बगल के लोगों का इस लैंड पर, जिस लैंड को मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, उस पर किसी तरह का कोई गतिरोध तो नहीं है। अगर गतिरोध होगा तो तुरंत ही सामने आ जाएगा और ऐसी स्थिति में सारे तथ्य सामने आएंगे। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इन कागज़ों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करना अति आवश्यक है और इनके तथ्यों का स्वयं परीक्षण करना अति आवश्यक है। नहीं तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन का रजिस्ट्री तो हो जाए, परंतु बाद में आप दाखिल खारिज कराने जाएं तो इन कारणों से आपका दाखिल खारिज ना हो पाए। क्यों? क्योंकि जमाबंदी जो विक्रेता है उसके नाम से कायम नहीं है, या आपको ये उनको हो कि उस पर किसी तरह का कोई विवाद हो, कोई आपत्ति कर दे, तभी भी दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपने रजिस्ट्री तो करा ली, परंतु जब दाखिल खारिज आपका ज़मीन जब नहीं होगा तो वह एक तरह का मोनेटाइज नहीं है। यानी हम यूँ कहें कि वह लैंड आप पुनः विक्रय आप नहीं कर पाएंगे। आपका जो लैंड है वह दाखिल खारिज जब नहीं रहेगा तो भविष्य में हमेशा दिक्कत आती रहेगी उसमें। यानी आपका लैंड तभी होता है जब आप रजिस्ट्री कराने के बाद से आप अपने नाम से दाखिल खारिज करा लें और इसके साथ ही आपकी रसीद भी आपके नाम से कटने लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पूर्व के जितने मैंने तथ्य बताए उन तथ्यों पर आप जांच जरूर करें। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि खतियान वाली भूमि में कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं होती है और उसमें कई सारे सह खातेदार होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे ज़मीन खरीद सकते हैं, परंतु जो सह खातेदार उसमें जोत का कार्य कर रहे हैं या जो हिस्साधारक हैं उनकी लिखित सहमति किसी पेपर पर हो। अगर लिखित सहमति किसी पेपर पर हो तो ऐसी स्थिति में उसका भी आप आधार बना करके ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि जब वो दाखिल खारिज के समय आपत्ति करेंगे तो वह लिखित जो स्वीकृति है आप एक प्रपत्र के माध्यम से अंचल अधिकारी को दिखा सकते हैं और दाखिल खारिज में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अगर माना कि जमाबंदी कायम है, व्यक्ति के नाम से जमाबंदी, विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम है, तब इस तरह की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जमाबंदी कायम नहीं होने पर ये जांच कर लेना अति आवश्यक है कि सभी सह खातेदारों के बीच में लिखित सहमति हिस्सा को लेकर के है या नहीं है। अगर हिस्सा को लेकर के सहमति नहीं है तो हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज होने में दिक्कत आए। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भूमि खरीदने का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि उस भूमि का दाखिल खारिज हो और आपका लैंड पर पोजीशन मिले। अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और लैंड पर पोजीशन नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। यानी इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आप भूमि खरीदें। अगर इन तथ्यों को रख करके अगर आप भूमि खरीदते हैं तो किसी तरह की किसी अड़चन में आप नहीं पड़ेंगे और आपकी भूमि कभी भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पहुँचाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह की दुविधा इस विषय को लेकर के आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका त्वरित उत्तर देता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपने अभी तक मेरे वीडियो पर इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।